हेलो गुड मॉर्निंग आप सभी को। और गाइस आज हम जो चर्चा करने वाले हैं आपका आरएस का जो पेपर है अभी 2023 के अंदर ही हुआ था। दूसरा देखो इसमें चर्चा तो वो करेंगे, लेकिन अब आज से मैं आपको सब्जेक्ट वाइज राजस्थान जीके उपलब्ध करवाने वाला हूँ, वो भी बेहतर तरीके से। जिसे सबसे पहले अपन करेंगे राजस्थान इतिहास। राजस्थान इतिहास के जो सारे क्वेश्चन है वो अच्छे से हल करेंगे। हर पेपर में से राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन निकालेंगे। फिर राजस्थान ज्योग्राफी, हर पेपर में से राजस्थान ज्योग्राफी के जो सवाल पूछे गए उन्हें हल करेंगे। उसके बाद में बात करूँ तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर यानी कला एवं संस्कृति, उसको भी अलग से हल करने वाले हैं। यानी अब आपको सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, एमसीक्यू में हल करवाऊंगा और विस्तृत व्याख्या के साथ भी कराऊंगा। ठीक है, डायरेक्ट एमसीक्यू भी कराऊंगा, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे इस चैनल पर आपको 100 प्लस पेपर तो आरपीएससी के मिल जाएंगे सॉल्व किए हुए, और 100 प्लस पेपर ही आपको आरएसएसबी बोर्ड के मिल जाएंगे। आरएसएम एसएसबी बोर्ड के आपको उपलब्ध हैं, और मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है। अगर आप ये 200 पेपर क्लियर कर लेते हो तो कोई भी आपका एग्ज़ाम हो राजस्थान जीके में, भले आपका पशु परिचर हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, रिट हो, ठीक है, इसके अलावा आपका लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड वाला हो या सेकंड वाला हो, छात्रावास अधीक्षक सेकंड या थर्ड वाला हो, इसके अलावा आपका पटवारी वाला एग्ज़ाम हो, वीडियो वाला एग्ज़ाम हो, पुलिस कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम हो, यानी आपका कोई भी एग्ज़ाम्स हो, सब जगह आपका राजस्थान जीके क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल आपको नया जीके नहीं पढ़ना है, क्योंकि शायद हो सकता है कि अभी जो आपकी सरकार है बीजेपी, तो बीजेपी सरकार शायद नए ज़िले को नहीं माने। क्योंकि फ़िलहाल मैंने कुछ नोटिफिकेशन में देखा था, अभी तक 33 ज़िले ही माने हैं और 7 ही संभाग माने हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको अभी तक, जब तक नई बुकें छप के नहीं आ जाती सरकार द्वारा, कि भाई जिनमें नए ज़िले ऐड हो, ठीक है, गाइड्स नहीं कह रहा हूँ, बुक्स यानी सरकारी बुक्स जिन्हें सरकार मानती है। गाइड्स तो बहुत सारी मिल जाएगी मार्केट में आपको, बहुत सारे टीचरों ने बना दिए, लेकिन जब तक सरकारी बुक नहीं आ जाती नए ज़िलों की, तब तक आपको नया जीके नहीं पढ़ना, पुराना ही जीके पढ़े। मेरी इस बात को ध्यान रखना। एक सवाल आपका नहीं बनने वाला, करंट में ज़रूर बन सकता है, कब घोषणा की थी, कितने ज़िले हैं, क्या है, कौन सी समिति, बाकी आपका सवाल नहीं बनने वाला है। तो आज चलते हैं सीधे। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हर पेपर में पढ़ आए हैं उन क्वेश्चनों को अपन अच्छे से हल करने वाले हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से स्टार्ट है। 120 से आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे। निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद के लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? तो इसका जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? मैं अगर बात करना चाहूँ सही आंसर की तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 4 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रेड टॉक, क्लियर, बिल्कुल आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर 4 है आपका इसका राइट आंसर। अब देखो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। रेड टॉक जो है ना, ये सबसे पहले तो आपको याद रखना है, ये टॉक की जो निवाई तहसील है, कौन सी तहसील में? निवाई तहसील के अंदर है, टॉक की निवाई तहसील में। दूसरा आपको याद रखना कौन सी नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना ढील नदी के किनारे ये सभ्यता आपकी पनपी है। कौन सी नदी के किनारे? ढील नदी के किनारे, ठीक है। दूसरा, यहाँ से गुप्त कालीन सभ्यता के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है, गुप्त कालीन सभ्यता के भी अवशेष आपको यहाँ से मिले हैं। और इसके अलावा मैं बताऊं तो इसकी जो उत्खनन करता थे वो कौन थे? तो केदारनाथपुरी थे भाई, केदारनाथपुरी, जिन्हें आप कैनपुरी भी कहते हो। के आपका हो जाएगा नाथ यानी एन हो जाएगा आपका ना, कैनपुरी कह दो या केदारनाथपुरी कह दो। जो आपकी रेड टॉक सभ्यता उसके उत्खनन करता या खोज करता आपके कौन थे? तो कैनपुरी थे, बिल्कुल आपको याद रखना। और यहाँ से देखो मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता देता हूँ। यहाँ से लोह सामग्री जो होती है ना, लोहे की सामग्री के विशाल भंडार आपको यहाँ से प्राप्त हुए। लोह सामग्री के विशाल भंडार आपको प्राप्त हुए यहाँ से। इसके अलावा मैं बात करूँ तो इससे भारत का
प्राचीन टाटा नगर भी कहा जाता था। कौन सी सभ्यता को? रेड टॉक की बात कर रहा हूँ। प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी सवाल एग्जाम में बन चुका है। और इसके अलावा मैं सभ्यता से बात करूं तो यह एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार जो मिला आपको, वो भी रेड टॉक सभ्यता से ही मिला है। तो ये सारी बातें आपको रेड टॉक सभ्यता के बारे में बिल्कुल आपको याद रखनी है। नगर नैनवा ये सभ्यता आपकी टोक में पड़ती है। नगरी मध्यमिका ये आपकी कहाँ पड़ती थी? उदयपुर के अंदर पड़ती है। सीवी जनपद के सिक्के आपको प्राप्त हुए। सांबर पुरातात्विक जो स्थल है आपका जयपुर के अंदर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हर क्वेश्चन को अपन डिटेल से और अच्छे से हल करने वाले, जिससे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, इसके अलावा मैं कुछ एक सभ्यता और बता देता हूँ। एक है आपकी लाचुरा सभ्यता। लाचुरा सभ्यता कहाँ पड़ती है? तो लाचुरा सभ्यता आपकी भीलवाड़ा में पड़ती है। बिल्कुल आपको याद रखना, कहाँ पड़ती है? भीलवाड़ा में। सवाल ये भी हो सकता है कि लाचुरा पुरातात्विक स्थल या सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा में। इसके अलावा देखो, एक सभ्यता है आपकी कोटड़ा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? कोटड़ा सभ्यता। कोटड़ा सभ्यता आपकी कहाँ पड़ती थी? झालावाड़ के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? झालावाड़ के अंदर पड़ती है। क्लियर। एक आपकी सभ्यता खानपुरा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? खानपुरा सभ्यता। खानपुरा सभ्यता आपकी कहाँ पड़ती है? ये भी झालावाड़ में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? झालावाड़ में। एक आपकी जो सभ्यता है डडीकर, डडीकर सभ्यता। डडीकर सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई? तो आपको याद रखना, अलवर से। कहाँ से? अलवर से। एक आपकी सभ्यता है, कौन सी मैं आपको बता दूं, गरदड़ा सभ्यता। गरदड़ा ये सभ्यता है, आपने बहुत कम सुनी होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट है। आजकल पेपर थोड़ा टफ लेवल का बनता, इसलिए क्या करता है वो बारीकी से जो छोटी सभ्यताएं होती है ना, वहाँ से सवाल पुटअप करता है। बड़ी सभ्यता में से कालीबंगा, आहड़ और बैराट है, ये वहाँ से सवाल नहीं पूछा तो वो छोटी सभ्यता से सवाल पूछ लेता है, या सुमेलित करने में आपका सवाल पूछ लेता। तो ये सवाल बनने की पूरी चांसेस है कि गरदड़ा सभ्यता आपकी कहाँ है? तो गरदड़ा सभ्यता आपकी बूंदी के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? बूंदी के अंदर आपकी पड़ती है। बिल्कुल आपको याद रखना है। एक आपकी चंद्रावती सभ्यता है। चंद्रावती सभ्यता कहाँ पड़ती है? तो आपको याद रखना, चंद्रावती सभ्यता जो है ना, सिरोही के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? सिरोही के अंदर। बिल्कुल आपको याद रखना। और केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने इसकी खुदाई करी थी, लेटेस्ट 2014 की बात है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो ये सारी सभ्यताएं आपको याद रखनी, बहुत कम देखने को मिलती है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। आप भले पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो या आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, शानदार वाली आपकी तैयारी हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड कर रहे हो, सेकंड ग्रेड कर रहे हो, थर्ड ग्रेड कर रहे हो, पुस्तकालय ग्रेड सेकंड या फर्स्ट, या छात्रावास अधीक्षक फर्स्ट सेकंड, वीडियो पटवारी, इसके अलावा आपका कोई भी एग्ज़ाम्स हो, पुलिस, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, शानदार तैयारी आपकी मैं करवाने वाला हूँ। एक बार विश्वास कीजिए और आप पूरे वीडियोस देखिए, आपको खुद को लगेगा सर बहुत अच्छा करवाएं। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था, वे था। तो 121 की अगर मैं बात करूँ तो 121 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आपका मैं बात करना चाहूँ तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, और आंसर मैं बिल्कुल आपको आंसर की के अनुसार ही बताऊंगा, बिल्कुल आपको डाउट नहीं करना। फिर भी डाउट हो तो कमेंट करना, मैं क्लियर कर दूंगा। विग्रहराज चतुर्थ की मैं कार्यकाल की बात करूँ तो 1153 से लेकर 1163 तक था, आपको याद रखना। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, विग्रहराज चतुर्थ जो थे ना, ये विद्वानों के आश्रयदाता होने के कारण इन्हें कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता था। बिल्कुल आपको याद रखना, कवि बांधव। इसके अलावा मैं बात करूँ तो इन्होंने एक नाटक लिखा था संस्कृत भाषा में। हरि केली नाटक की जो रचना करी थी वो किसने करी? तो वो आपके विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा ही की गई है। इनके अलावा इनके दरबार में एक विद्वान रहते थे, राजकवि रहते थे, उन्होंने एक नाटक लिखा है। उस नाटक का जो नाम है आपका क्या है? तो ललित विग्रहराज। कौन सा? ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज ये नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये सोमदेव के द्वारा लिखा गया था, जो कि किनके दरबार में रहते थे? ये रहते थे आपके विग्रहराज चतुर्थ के दरबार के अंदर। बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा देखो, अजमेर के अंदर इन्होंने संस्कृत पाठशाला बनवाई थी आपकी। ठीक है, जहाँ की वर्तमान के अंदर आपका 2.5 दिन का झोपड़ा बना हुआ है। बिल्कुल आपको याद रखना है।
अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो थे राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहाँ है? कुछ विद्वानों ने प्रथम मस्जिद बताया अढ़ाई दिन के झोपड़े को, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा वर्तमान टोक में बिसलपुर कस्बा और बिसलपुर बांध का निर्माण भी आपके विग्रहराज चतुर्थ ने ही करवाया है। और इन्हीं के काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना। चौहानों का स्वर्ण काल विग्रहराज चतुर्थ के काल को कहा जाता है। इन्हें कठी बांधव या कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरब यात्री सुलेमान किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, आपको बताना है। तो अगर मैं इसकी चर्चा करूँ ना, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसका जो सही आंसर है भोज प्रथम है, और इसे मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है और भोज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। इनका जो कार्यकाल था ना वो 1836 से 1885 तक इनका रूलिंग पीरियड था, आपको बिल्कुल याद रखना। और इन्हीं के काल के अंदर अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज के समय भारत की यात्रा की थी, और मिहिर भोज को ही भारत का सबसे शक्तिशाली राजा भी बताया था, बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा देखो मैं बात कर लूँ तो देखो ग्वालियर अभिलेख में इनको जो उपाधि दी ना वो कौन सी उपाधि दी? तो आदिवरा की जो उपाधि है ना वो भोज प्रथम की है। ग्वालियर अभिलेख के अंदर ये लिखी हुई है। आदिवरा की जो उपाधि दी गई थी किसे? ये भोज प्रथम यानी मिहिर भोज को दी गई थी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। वही दौलतपुर अभिलेख के अंदर इनको प्रभास के नाम से उपाधि दी है। किस नाम से उपाधि दी है? प्रभास के नाम से उपाधि इनको दी है। और इनके समय जो सिक्के चलते थे उन सिक्कों पर क्या लिखा होता था, आपको बिल्कुल याद रखना। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, एग्जाम बन सकता है। श्री श्री मदादी वरा, श्री मदादी वरा सिक्कों पे लिखा होता था इनके काल के अंदर, बिल्कुल आपको याद रखना। सवाल बन सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कन्हैयालाल मित्तल, मांगेलाल भाव्या, मकबूल आलम निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनका जो संबंध था आपके झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से था। क्लियर। देखो झालावाड़ प्रजामंडल की मैं बात करूँ तो स्थापना कब हुई आपको याद रखना। 25 नवंबर 1946 को आपके झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई है। ठीक है, सबसे आखिर के अंदर आपको याद रखना। दूसरा, इसके संस्थापक जो थे ना वो थे मांगेलाल भाव्या, बिल्कुल आपको याद रखना। कौन थे भाई? मांगेलाल भाव्या, या भव्य कह दो या भाव्या कह दो, मांगेलाल भाव्या इस प्रजामंडल के संस्थापक थे। इसके अलावा राजस्थान का ये अंतिम प्रजामंडल था, और ये एकमात्र ऐसा प्रजामंडल भी था जो वहाँ की जनता का समर्थन प्राप्त था, यानी जनता के लिए समर्थन दिया था। इन्होंने कहा था कि भाई राजा उस समय कौन थे? यहाँ के नरेश हरिश्चंद्र थे। इनका समर्थन भी प्राप्त था प्रजामंडल को, बिल्कुल आपको याद रखना है। यानी इस प्रजामंडल को यहाँ के जो शासक थे हरिश्चंद्र, उनका समर्थन प्राप्त था। ये एकमात्र राजस्थान का ऐसा प्रजामंडल भी था, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में कब विलय हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। देखो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। आपको दो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। तृतीया, एक तो आपको याद रखना गठन, मत्स्य संघ का गठन। दूसरा आपको याद रखना मत्स्य संघ का विलय। देखो गठन तो कब हुआ? गठन तो आप सभी को पता होगा। इसका जो मत्स्य संघ का जो गठन हुआ था वो होता 18 मार्च 1948। क्लियर, 1948 को। जबकि विलय की मैं बात करूँ तो विलय जो हुआ था 15 मई 1949, बिल्कुल आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मत्स्य संघ का गठन 18 मार्च 1948, जबकि विलय जो हुआ था 15 मई 1949 को हुआ था। यहाँ बंदा या और स्टूडेंट जो है बहुत कंफ्यूज हो जाता है,
बहुत कंफ्यूज हो जाता कि सर गठन है या विलय। अगर दोनों तिथियां दी जाती है तो फिर पक्का कंफ्यूज है वो, नहीं कर पाता, इसलिए तिथियां आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो देखो, मत्स्य संघ का जो नाम दिया गया था वो कैम मुंशी की सलाह पे दिया गया था। किन की सलाह पे दिया गया था? बिल्कुल आपको याद रखना, कैम मुंशी की सलाह पे आपको मत्स्य संघ नाम दिया गया था। ठीक है। प्रथम चरण मैंने बताया था कब हुआ, 18 मार्च 1948 को हुआ था। ठीक है। इसके जो राज प्रमुख थे वो उदयबान सिंह थे। कौन थे? उदयबान सिंह थे। बिल्कुल आपको याद रखना। 4 रियासतें और एक ठिकाने का जो विलय हुआ था वो प्रथम चरण के अंदर हुआ था। 4 रियासतें कौन सी थी? तो मैंने आपको पहले भी बताई, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, और एक ठिकाना था आपका निमराना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एकी आंदोलन प्रारंभ करने से पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? तो देखो इसका जो राइट आंसर है आपका, बिल्कुल मैं बात करूँ तो ये कौन से ठिकाने पर कार्यरत है, तो इसका जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा झाड़ोल। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भाई एक ही आंदोलन जब शुरू किया था मोतीलाल तेजावत ने, तो कौन से ठिकाने पे कामदार पद पे थे ये? तो बिल्कुल ये कहाँ पे थे? झाड़ोल पे थे। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले आपको याद रखना कि मोतीलाल तेजावत का जो जन्म हुआ था ना वो कहाँ हुआ है? तो बिल्कुल कोल्यार गांव उदयपुर में। कोल्यारी गांव या कोल्यार गांव कह दो आप, कोल्यार गांव उदयपुर के अंदर इनका जन्म हुआ। दूसरा मैं बात बता दूं तो इन्होंने, मोतीलाल तेजावत ने भीलों को अन्याय और अत्याचार और शोषण मुक्त करने के लिए 1921 के अंदर मात्र कुंडिया से एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। आपको बिल्कुल याद रखना, मात्र कुंडिया जो कि चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, यहाँ से शुरुआत हुई है। इन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना, आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। और इन्हें बावजी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बावजी। बावजी के नाम से भी इन्हें ही जाना जाता है। भील इन्हें बावजी कहते थे। क्या कहते थे? बावजी। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ नीमड़ा गांव की। कौन से गांव की? नीमड़ा हत्याकांड आपने सुना ही होगा। नीमड़ा हत्याकांड या नीमड़ा आपका जो गांव है, नीमड़ा गांव में 7 मार्च 1922 की बात है। 7 मार्च 1922 को मोतीलाल तेजावत द्वारा आयोजित सम्मेलन में अंधाधुंध फायरिंग करवाई। उसमें 1200 भील मारे गए थे। कितने से भील? 1200 भील मारे गए थे। आपको बिल्कुल याद रखना। फिर मोतीलाल तेजावत ने एक नारा दिया था, क्योंकि नीमड़ा हत्याकांड को दूसरा जलियांवाला हत्याकांड भी कहा जाता है, और मोतीलाल तेजावत का एक नारा था जो आपको याद रखना। देखो इनका क्या नारा है? इनका यह नारा है, ना हाकिम ना हाकिम और ना हुक्काम, ना हाकिम ना हुकुम। बिल्कुल ये जो नारा है किनका नारा है? तो बिल्कुल आपको याद रखना, ये आपके मोतीलाल तेजावत का नारा, ना हाकिम ना हुकुम। तो ये भी फैक्ट सारे याद रखना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल एग्ज़ाम में बनने वाले हैं। आप नोट्स तैयार करिएगा, इतनी बेहतरीन तैयारी करवाऊंगा मैं आपको, मज़ा आ जाएगा। और आज के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आज का आखिरी सवाल आपके सामने है, झाड़ोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर और साबनिया बीकानेर में क्या समानता है? तो यह ताम्र उपकरण के भंडार प्राप्त होते हुए। ऑप्शन नंबर 4 जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, राजस्थान में निम्न पाषाणकालीन सभ्यता, निम्न पाषाण कालीन जो पुरातत्व स्थल है, ये सभ्यता, एक तो आपको याद रखना नागौर जिले के लूनी बेसन और जायल डीडवाना, जायल डीडवाना। ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो एक मध्य पाषाण कालीन भी है बागोर भीलवाड़ा में, जहाँ से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। ये सवाल तो यूपीएससी में भी आपका पूछा हुआ है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। देखो राजस्थान में अगर मैं बात करूँ ना, राजस्थान में मानव उत्पत्ति के सर्वप्रथम जो प्रमाण मिले थे ना, वो बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले थे। और विश्व में मानव उत्पत्ति के सर्वप्रथम प्रमाण आपको दक्षिण अफ्रीका में मिले थे। कहाँ मिले थे? दक्षिणी अफ्रीका के अंदर मिले थे। ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अपन आर्ट एंड कल्चर के जो सवाल लेने वाले इंपॉर्टेंट, अब सब्जेक्ट वाइज पढ़ने वाला है और शानदार तैयारी करने वाला है। कोई से आपका तैयारी, खासकर जिनका एग्जाम अभी होने वाला है, जैसे जूनियर अकाउंटेंट है, पशु परिचर वाले, वो ज़रूर क्लास से जुड़े, बहुत फ़ायदा होगा उनको।